जिस कॉन्सेप्ट पे मैं बात करने वाला हूं वो है मूविंग एवरेज का एक कॉन्सेप्ट, जिसको नॉर्मल बेसिस पे हमारे ट्रेडर्स बहुत अच्छे से ट्रेड भी करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को कैसे उसको यूज़ करना है बताया हुआ है, और आज मैं उसको रिसेंट मार्केट में कैसे आप यूज़ करेंगे वो सिखाऊंगा। और उसके साथ ही इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, कहां से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बिल्ड करेंगे, कब लॉन्ग करेंगे, कब शॉर्ट्स की पोजीशन में एंट्री करेंगे, ये सारी चीजें सिर्फ एक मूविंग एवरेज के प्रोसेस से और बिल्कुल ऑथेंटिक अप्रोच के तहत आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और इसके साथ ही जितने भी आपको लाइव मार्केट अपडेट हमसे जुड़कर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप सारे हमारे कॉन्टैक्ट और सारी डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एवरेज को निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी औसत चाहिए हो तो औसत कोई 20 और 50 का एवरेज नहीं होता है। हालांकि ये एवरेज रिलेवेंट है, यूजफुल है, क्योंकि 20 का औसत जो होता है वो पिछले एक महीने के एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से 50 का औसत 2 महीने और 4 से 5 एक्स्ट्रा सेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो 2-2.5 महीने का औसत हो या 1 महीने का औसत रिलेवेंट तो होगा, लेकिन उसको यूज करने का तरीका, प्रोसेस क्या है, ये जब आपको पता होगा तब आप कहीं उससे प्रॉफिटेबिलिटी ला पाएंगे। चलिए, तो फिर कौन सा एवरेज हमारे लिए महत्वपूर्ण है? मैं कहता हूं बायर और सेलर का एवरेज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये यहां पर प्राइस ने कंसोलिडेशन के बाद लो ब्रेक किए और डाउनफॉल करने लगा, तो मैंने आपको एक कंडीशन बता रखी है, ध्यान रखिए, भूलना नहीं है। जो भूल गया तो समझिए तकलीफ में हैं आप। क्या मैंने कहा? बायर बिहेवियर और सेलर बिहेवियर, ठीक है। सिर्फ इस एक सेशन में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप दोबारा कभी भी किसी भी स्टॉक को देखेंगे, किसी भी प्राइस को देखेंगे, यही प्रोसेस दोहराइएगा और देखिएगा आप जिस नतीजे पर पहुंचेंगे उसके परिणाम कितने लाभकारी हों आपके लिए, ठीक है। चलिए, बायर और सेलर बिहेवियर मैंने बताया। तो बायर बिहेवियर मैंने आपको क्या बताया? प्राइस धीमे एक कंसोलिडेशन रेंज बना ले तो वो एक बायर का बिहेवियर है, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, फिर आप लोग बोलते हैं कि हाँ बायर बिहेवियर समझ में आ गया, जब भी प्राइस तेजी से डाउनफॉल ना कर रहा हो, धीरे धीरे गिरे, वो भी बायर बिहेवियर है। बिल्कुल, वो भी बायर बिहेवियर है। अच्छा, कंसोलिडेशन, प्राइस एक रेंज बनाकर ट्रेड करे, वो भी बायर बिहेवियर है। हाँ, ये भी बायर बिहेवियर है। अच्छा, इन दोनों ही सिनेरियो में अगर प्राइस ब्रेकडाउन कर दे तो मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा सा इस प्राइस पे शक किया कीजिए। क्यों? अगर किसी भी बायर ने कहीं ऊपरी स्तर पर प्राइस में रुक कर खरीदारी की है ना और लो ब्रेक होंगे, तो वो बायर किसी ना किसी निचले स्तर पर भी खरीदारी करके प्राइस को लौटा जरूर लाएगा। ये हो सकता है कि प्राइस रिसेंट मोमेंटम में एक डाउन लगा दे, लो लगा दे और एक गिरावट कर ले, लेकिन कभी ना कभी प्राइस लौटकर दोबारा इसी जोन में आना ही आना है। ये तय, ये बिल्कुल तय मानिए आपकी, आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। तो ये बायर बिहेवियर जहां जहां देखने को मिलेगा, प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग साइन देखने को मिलता है। जैसे यहां पर बैंक निफ्टी में हमको एक कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिली, ठीक है, तो ये बायर बिहेवियर है। अच्छा, अब इस कंसोलिडेशन रेंज का एक प्रोसेस आपको जो नहीं पता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। सिर्फ एक तरीका आपने मिस किया हुआ है, उसको मैं अभी आपको बता देता हूं। क्या? देखिए, कंसोलिडेशन रेंज एक इक्वल हाई और इक्वल लो के बीच होते हैं। इक्वल हाई इक्वल लो के मतलब है कि प्राइस में ऊपरी स्तर 105 होगा और लोअर लेवल 100 प्राइस होगा, तो 105 और 100 के बीच में प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके की रेंज बना रहा होगा। बात क्लियर हो रही है? जब प्राइस कंसोलिडेशन एक इक्वल हाई और इक्वल लो के अंदर करता है तो वो प्राइस स्ट्रॉन्ग प्राइस माना जाता है, वो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग प्राइस का साइन होता है, ठीक है। लेकिन यही कंसोलिडेशन का दूसरा एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेच प्राइस। देखिए, ये इतने 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 छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको जो आपने कभी नहीं सीखे और मार्केट में आपको बहुत बड़ा एक पोटेंशियल देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी लाने का। स्ट्रेच, देखिए, दिखेगा कंसोलिडेशन जैसा और कंसोलिडेशन होगा नहीं, मतलब प्राइस एक इक्वल हाई और इक्वल लो ना बनाकर, जैसे मैंने कहा 105 और 100 की रेंज में प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और इक्वल हाई इक्वल लो ना बनाकर प्राइस इस तरीके से जाता है, इस बार 106 से लौटता है, अगली बार जाता है 107 से लौटता है, और है तो कंसोलिडेशन ही, हालांकि बहुत ज्यादा लो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। पिछली बार 100 तक के लो लगाए थे, इस बार 101 के लगा दिए।
अगली बार वही लो 101 रुपए 50 पैसे के लगा दिए। तो प्राइस में कोई बड़ा डाउन मोमेंटम नहीं आ रहा है या अप मोमेंटम नहीं आ रहा है, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर जाके लौटता है। तो इक्वल हाई नहीं लगते हैं, थोड़ा सा अबव हाई लगते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेशन जब बायर का दिखने लगे, वो भी एक इस तरीके के मोमेंटम के बाद, तो ये एक स्ट्रेच प्राइस कहा जाता है कि यहां पर खिंचाव दिखता है। आपको साफ तौर पर दिखेगा, बताने की जरूरत नहीं होती है, दिखाने की जरूरत होती है। देखिए पिछली बार प्राइस इतनी तेजी से चल के गया, थोड़ा गिरावट के बाद घूम के एक नया बड़ा हाई लगा दिया, फिर तेजी से चल के गया, एक बड़ा हाई लगा दिया, फिर तेजी से चल के गया, एक बड़ा हाई लगा दिया। अब प्राइस जब हाई ब्रेक कर रहा है तो ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो देखिए यही अप ट्रेंड धीमे धीमे धीरे हो गया है। तो ये क्या है, प्राइस में खिंचाव दिखा रहा है। अब बायर खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन अब उतनी खरीदारी नहीं हो पा रही जितना प्राइस में यहां पर पोटेंशियल दिखता था बायर्स का, यहां नहीं दिख रहा है। मतलब अब मार्केट में एक करेक्शन पेंडिंग है, अब मार्केट में एक करेक्शन पेंडिंग है। तो यहां पर जब आपने ये अप ट्रेंड देखा तो देखिए प्राइस तेजी से ऊपर चल रहा है। अब इसके बाद देखिए एक हाई लगा, रिसेंट इक्वल लो, और प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, फिर हाई ब्रेक हो रहा है और इक्वल लो लगा रहा है। तो ये स्ट्रेच जो है ये यहां पर फील हो जाता है। ये बर्डन प्राइस पर जो भार दिखता है, वेटेज मैंने आपको बताया, वेटेज मूविंग एवरेज भी मैंने आपको बताया। अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, एक करके देखिए, ठीक है। अब देखिए तो ये बर्डन था। अब देखिए जब भी प्राइस स्ट्रेच होने के बाद, एक कंसोलिडेशन रेंज के स्ट्रेच होने के बाद एक डिप लेगा तो कहां तक गिरावट करेगा और कहां तक हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे। तो मैं बोलूंगा ये लास्ट बायर जिसने एक बड़ी गिरावट के बाद प्राइस को अप ट्रेंड में जो लेकर गया है, इस बायर का एवरेज प्राइस, इसका एक बिल्डिंग प्राइस होगा कि दोबारा वहीं पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है बाइंग का और दोबारा से प्राइस अप ट्रेंड में जा सकता है। अच्छा, अगर इस एवरेज को ब्रेक कर दिया गया तो फिर प्राइस नहीं लौटेगा। अगर एवरेज को ब्रेक कर दिया गया तो फिर प्राइस अप ट्रेंड में नहीं लौटेगा। मैंने बताया हुआ है आपको, देखिए समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने क्या बताया है आपको, किसी भी बायर का एवरेज जब फर्स्ट हिट में ब्रेकडाउन किया जाता है, वहां पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ, मैंने बताया, फिर भी आप लोग पहली बार ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर रहे हैं, पहली बार ब्रेकआउट पे सेलर के एवरेज के कट होने पर शॉर्ट कर रहे हैं। नहीं करना है कभी। पहली बार कभी भी कोई प्राइस किसी एवरेज के नीचे आता है या ऊपर जाता है, कभी लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करते। लॉन्ग तब करते हैं जो पहले इंपैक्ट के करेक्शन के बाद अगर हाई ब्रेक हो जाए, शॉर्ट तब करते हैं पहले इंपैक्ट के रिट्रेसमेंट के बाद अगर लो ब्रेक हो जाए। बात क्लियर हो रही। बायर यहां पर अपना आखिरी मौका, सेलर यहां पर अपना आखिरी मौका उठाता है कि अगर प्राइस को बचा पाया तो वो यहां पर ट्रैपिंग कर सकता है, लेकिन एक बार हाई ब्रेक हो गया फिर बायर डोमिनेशन पोजीशन में है। यहां सेलर के पास ये यहां पर अगर एक बार लो ब्रेक करा गया सेलर तो ये डोमिनेशन पोजीशन में कौन है, सेलर है, ठीक है। तो अब एवरेज कैसे निकालते हैं बायर्स का, तो मैंने आपको बताया है, प्रीवियस वीडियोस में बताया है और दोबारा से बता देता हूं कि जहां से प्राइस एक बड़ी गिरावट के बाद टर्न हो गया, घूम गया, वो उस प्राइस की लास्ट कैंडल को देखिए। तो ये देखिए 26 अक्टूबर को प्राइस अप ट्रेंड की तरफ चला गया था, 26 अक्टूबर को प्राइस फिर दोबारा लो नहीं लगे। तो बायर का लास्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकता है, 42,100। तो यहां से लेकर अब तक जितने सेशन हुए, हर सेशन की क्लोजिंग को जोड़कर उसका एवरेज निकाल लिया जाए तो मुझे बायर का एक अच्छा एवरेज प्राइस मिल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं बताइए। मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, एक एक करके भी गिन सकते हैं। अगर एक एक करके नहीं गिनना है तो यहां पर देखिए मेजर करने के लिए स्केल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। पहला क्लिक यहां कीजिए और लास्ट क्लिक जितने कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए लास्ट कैंडल पे कीजिए। टोटल 60 सेशन, 86 दिन और 60 ट्रेडिंग सेशन हमको मिले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यहां पर आइए और मूविंग एवरेज को सर्च कीजिए, देखिएगा कितना परफेक्टली ये एवरेजेस काम करते हैं। 60 का औसत सोचिए, कभी आपने पढ़ा है 60 का औसत भी बाजार में यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बायर का औसत है, ये लॉजिकल एवरेज प्राइस है। अब अगर जो रिसेंट लो इसके नीचे लग जाएंगे, बायर का एवरेज मान लेते हैं ये बायर का एवरेज है और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बार इंपैक्ट में इसके लो ब्रेक करे और प्राइस अंदर लौट रहा है, ठीक बात है, अभी ट्रेंड बदला नहीं है, प्राइस दोबारा हाई ब्रेक करने जा सकता है, हाई ब्रेक करेगा तो दोबारा अप ट्रेंड की तरफ निकल जाएगा, सारी चीजें ठीक है। अगर लौट कर लो ब्रेक कर गया तो अब डाउनफॉल देखेंगे, अब गिरावट देखेंगे और बड़ी गिरावट देखेंगे। बात क्लियर हुई। तो देखिए मैंने क्या कहा, 60 कितने का औसत चाहिए, 60 का औसत चाहिए, 60 का एवरेज यहां पर लेंथ में ट्रिगर कीजिए और ये देखिए अभी इतनी बड़ी गिरावट के बाद
प्राइस में पिछले 3 सेशन में आप प्राइस में बार बार इसी लेवल से बार बार रिजेक्शन देख रहे हैं। ये लेवल किसका है? बायर के एवरेज प्राइस का है। इसीलिए लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन बड़ी गिरावट होने से रोकी गई। कैसे भी प्राइस को किसने रोका? बायर्स के एवरेज प्राइस के पास बायर्स ने अपने औसत भाव के पास प्राइस को रोक रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर पहले से प्राइस ऊपर ट्रेड करा है, एक बार नीचे आया, रिट्रेसमेंट में अब ऊपर जा सकता है। अगर स्विंग हाई ब्रेक हुए तो हम लोग यहां पर लॉन्ग भी करेंगे, इसके बाद एक अच्छे लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर ब्रेकआउट से पहले प्राइस लॉट करिए, लो ब्रेक कर गया, जो कि 45,400 के आसपास लगे हुए हैं, तो हमको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्यों? बायर का औसत भाव काटने वाला सेलर एक बड़ा सेलर होगा। जो इतना बड़ा बायर हो जिसने 42,000 के प्राइस को 48,000 तक पहुंचाया हो, लगभग 6600 पॉइंट्स का मोमेंटम, 6500 पॉइंट्स का मोमेंटम जो बाजार में बायर लाया हो, ऐसे बायर के औसत भाव को काटना आसान बात नहीं है। अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि ये बताइए कि अप ट्रेंड कब देखना बंद करना है, कि मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम कहां से शुरुआत होगी, वो लेवल बताइए। तो डाउन ट्रेंड के लिए लेवल पता रहेगा ना, ये जो रिसेंट लो लग गए 45,400 के आसपास के, अगर ये ब्रेकडाउन होंगे तो हम लोग डाउनवर्ड्स मोमेंटम प्राइस में देखेंगे, गिरावट देखेंगे। ठीक है, और इसके लिए तैयार रहेंगे, ऑप्शन बायर्स बिल्कुल तैयार रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि किस प्राइस के बाद लॉन्ग किया जा सकता है। मैं कहूंगा लास्ट सेलर का एवरेज निकाल लीजिए। सेलर ये हाई लगे हैं, पीक पॉइंट इस डे का है। ठीक है, तो बताइए सेलर एवरेज क्या होगा? मैं कहूंगा मेजर कीजिए टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स। आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 17 का यहां पर एक दूसरा एवरेज लगाइए। देखिए, ये बहुत लॉजिकल चीजें हैं सर। हमारे ट्रेडर्स जाने कब से इस तरीके से बाजार को ट्रेड कर रहे हैं और हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहते हैं। और आप तो सिर्फ यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, हम लोग ऑप्शन में हेजिंग करते हैं। पहले तो प्राइजेक्शन को इतना लॉजिकल तरीके से सीख लेते हैं कि लॉसेस की कोई संभावना रही नहीं जाती है। उसके बाद भी हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं। प्रिकॉशन क्या? कि ट्रेड में एंट्री से पहले बरती गई सावधानी, और वो सावधानी क्या है? हेजिंग, कि इसके बावजूद अगर गलत हो गए तो भी लॉसेस नहीं करेंगे। ये जब एक पोटेंशियल होता है ट्रेडर के पास, ये एबिलिटी जब होती है, तब वो उस ट्रेडर को कौन बाजार, कैसा बाजार लॉस दे सकता है? सर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ट्रेड करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए सेलर का एवरेज प्राइस क्या है? सेलर का एवरेज प्राइस है 47,400। ठीक है, 47,400 के ऊपर हमारा अप मोमेंटम बनेगा, और उसके पहले पहले अगर लो ब्रेक हो गए तो हम लोग डाउन साइड मोमेंटम देखेंगे। आप लोग कहेंगे इसके बीच में क्या ट्रेड करना है? इसके बीच में मात्र सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इंट्राडे में लग गए वो ट्रेड करने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मात्र। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, बायर का एवरेज और सेलर का एवरेज का जो क्रॉस ओवर है वो सबसे बेहतरीन काम करता है। यहां पर अगर आप देखें तो ये देखिए, ये एवरेज जब यहां पर ये बायर का एवरेज रहा था यहां पर 17, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहां पर 17-18 बनी थी 22 के आसपास, तो यहां पर ये बायर का एवरेज रहा था और ये सेलर का एवरेज था, क्योंकि गिरावट पहले से हो रही थी। तो जब ये क्रॉस ओवर हुआ तो ये मोमेंटम मिला। ठीक है, अब बड़ी गिरावट तभी होगी जब सेलर का एवरेज बायर के एवरेज को क्रॉस ओवर करेगा, जो कि अभी मुश्किल लगता है, हालांकि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होते। अगर लो ब्रेक होंगे तो ये पॉसिबिलिटी आएगी, तो एक दूसरा रिटेस्ट होगा, तब गिरावट एक बड़ी गिरावट होगी। ठीक है, उसके पहले अभी क्या देखना है? ये हमारे लिए एक सेलर जोन है कि प्राइस इस जोन में बड़े मोमेंटम नहीं कर पाएगा। इस जोन से निकलने के बाद हमको बोथ साइड बड़े मोमेंटम मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, कैंडल्स के नंबर्स बदलते रहेंगे। कल एक नया कैंडल फॉर्म हो जाएगा, तो हम लोगों ने यहां 60 कैंडल लगाई है, फिर 61 हो जाएंगी, यहां 17 लगाएंगे, 18 हो जाएंगी। ऐसे जितने ट्रेडिंग सेशन बढ़ते जाएंगे, हर सेशन की कैंडल बढ़ती जाएगी। इंट्राडे में अगर आप आवली टाइम फ्रेम पर सेलर के एवरेज को निकालेंगे तो ये संख्या और आएगी, क्योंकि एक दिन में 6 घंटा मिलता है और 17 दिन में जितने आवर्स मिलेंगे उतना का मूविंग एवरेज आपको यूज करना पड़ेगा। इंट्राडे में जब यूज करेंगे तो प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन के बायर और सेलर के एवरेज को यूज कीजिए, वो बहुत अच्छे से काम करता है। इन चीजों पर अपनी कमांड कीजिए। ठीक है, मैंने सिर्फ एक एवरेज को उठाकर और थोड़ा सा प्राइजेक्शन में स्ट्रेच और कंसोलिडेशन के लेवल्स को सिर्फ बताकर आपको एक इतना बेहतरीन प्रोसेस समझा दिया है, किसका? ट्रेडिंग एनालिसिस का, कि आप किसी भी चार्ट को उठाएंगे और इतना बेहतरीन तरीके से उसको एनालाइज कर लेंगे कि मेरा फर्दर मूव क्या होगा, मेरा अगला ट्रेड क्या एग्जीक्यूट होगा और किस लेवल पर एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से, इतना ही रिलीवेंसी से अगर आप चीजों को सीखना भी चाहते हैं तो नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहां पे कॉन्टैक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से चीजों को, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीजों को सीखते हुए, डेली ट्रेड करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हमारे ट्रेडर्स आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।